नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल गुरुजी स्पेशल क्लासेस में। मैं हूं निमाई साना, आपके समक्ष उपस्थित हूं साइंस विषय वस्तु को लेकर। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं बल टॉपिक पर बेस्ड प्रैक्टिस सेट 2 के बारे में। जैसे कि आप सब जानते हैं कि लास्ट क्लासेस के माध्यम से हमने बल टॉपिक पर बेस्ड प्रैक्टिस सेट 1 को सॉल्व किया, जिसके अंतर्गत हमने जाना लगभग 15 प्रश्न जो बल टॉपिक के अंतर्गत कहीं ना कहीं किसी न किसी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं। आज की क्लास में भी हम कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो कहीं ना कहीं किसी न किसी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं, और हो सकता है यहाँ से कोई प्रश्न आपको सुपर टेट में भी देखने को मिले। और अभी तक हमने जो कंटेंट कवर किए हैं फोर्स टॉपिक के अंतर्गत, वो हमारे लिए कितना हेल्पफुल है, क्या हमने जो पढ़ा है वो हमारे लिए हेल्पफुल है या फिर नहीं है, क्या उनसे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम्स में या फिर नहीं है, उन सभी बातों को समझने की कोशिश करेंगे और रियलाइज करेंगे कि हमने जो कवर किया है अब तक कंटेंट वो हमारे लिए कितना हेल्पफुल है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और जानते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। और इस प्रैक्टिस सेट सीरीज का 16th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे पूछा गया है कि 0.2 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड स्थिर मेज पर रखा है, तो उसके संवेग है। ऑप्शन ए कहता है धनात्मक, ऑप्शन बी कहता है ऋणात्मक, ऑप्शन सी कहता है शून्य और ऑप्शन डी कहता है ये सभी। यानी कहने का मतलब यह है कि 0.2 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड है, मतलब कोई पिंड है जिसका द्रव्यमान 0.2 किलोग्राम का है और वो एक स्थिर मेज पर रखा हुआ है। यानी कि उस पिंड को एक स्थिर मेज पर, यानी कि मेज गतिशील अवस्था में नहीं है, स्थिर है, तो उस पर रखा है, तो उसका संवेग आपसे पूछा है। यानी सिंपल सा प्रश्न है स्टूडेंट्स, लेकिन अगर इस तरीके के प्रश्न आपके सुपर टेट एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेंगे तो हो सकता है कि आप पहली बार में इसको देखकर कंफ्यूज हो जाए, लेकिन बहुत ही आसान प्रश्न आपके लिए पूछा गया है। अगर आपने कंटेंट को कहीं ना कहीं देखा है, उसको रिवाइज किया है, तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, क्योंकि मैंने यहाँ पर आपको बता रखा है कि संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुना वेग। अब आपसे बोला गया है कि 0.2 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड, यानी कि द्रव्यमान तो आपका गिवन है कि 0.2 किलोग्राम है, बट इन्होंने कहा एक स्थिर मेज पर रखा है। देखिए, अगर स्थिर मेज पर रखा होगा स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब होगा कि उसका वेग क्या होगा, शून्य होगा। मतलब चाहे 0.2 ग्राम हो या 200 किलो का हो या 2000 किलो का हो, द्रव्यमान तो आपको गिवन है, लेकिन वो रखा गया है स्थिर मेज पर। यानी एग्जामिनर ने यहीं पर ही लॉजिक लगाया है कि अगर आप कोई चीज स्थिर मेज पर रखते हैं तो उसका वेग क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अगर उसका वेग शून्य हो गया तो इसका मतलब ये है कि आपका रिजल्ट भी आपका शून्य हो जाएगा, क्योंकि दुनिया में आप कितने भी द्रव्यमान के वस्तु को रख लेंगे, अगर उसका वेग शून्य है, यानी कि मेज स्थिर है तो वेग शून्य है, क्योंकि मेज कोई गतिशील अवस्था में नहीं है, तो वेग आपका क्या आ जाएगा, शून्य आ जाएगा। और शून्य के साथ आप किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा शून्य। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करता हूं कि आप क्वेश्चंस के राइट ऑप्शन तक इजीली पहुंच पाए हैं, और अगर नहीं पहुंच पाए तो आप लॉजिक को समझ पाए होंगे कि इस तरीके से यदि आपके एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं तो मुझे नहीं लगता 90% स्टूडेंट जो लूसेंट की बुक को रटते हैं वो यहाँ पर फेल हो जाएंगे, क्योंकि आप चीज़ों को जब आप रटेंगे तो आपकी मेमोरी स्पेस कार्य करना बंद कर देगी, आप लॉजिक को नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए कंटेंट को पढ़ना जरूरी होता है। आपने पढ़ा होगा संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग होता है, इसी से ही एग्जामिनर ने यहाँ पर क्वेश्चंस बनाया है। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं। अगर आपने कंटेंट को बहुत अच्छे से कवर किया होगा, उसको रिवाइज किया होगा, उसको समझा होगा, तो इस प्रश्न के राइट ऑप्शन तक भी इजीली पहुंच पाए होंगे। और स्टूडेंट्स, इसी तरीके के प्रश्न अगर आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, और सुपर टेट में लगभग इसी लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप देखेंगे तो 69,000 के एग्जाम में 5 प्रश्न पूछे गए हैं फिजिक्स से, जबकि अगर आप 68,500 में देखेंगे तो लगभग 3 प्रश्न पूछे गए थे। कहने का मतलब यह है कि जैसे जैसे आपके एग्जाम का लेवल अप होगा, वो फिजिक्स से ज्यादा क्वेश्चंस पूछेंगे, और फिजिक्स से ज्यादा क्वेश्चन इसी तरीके से क्वेश्चंस बनाए जाएंगे, और जो इस तरीके के प्रश्नों को भी सॉल्व करेगा उसी के 10 में से 10 स्कोर आ सकते हैं। अदरवाइज आप लूसेंट को खूब रट कर फेंकिए, लेकिन उससे कोई बेनिफिट आपको नहीं होने वाला है। चीज़ों को, कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बातों को समझ पाए और इस प्रश्न के राइट ऑप्शन तक भी इजीली पहुँच पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे कहता है स्टूडेंट्स, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण
देखिए किसी असंतुलित बल द्वारा, यानी कि जो बल है वो असंतुलित है और उसके द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण, त्वरण कैसा होता है? ऑप्शन ए कहता है बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ऑप्शन बी कहता है बल के अनुक्रमानुपाती होता है, ऑप्शन सी कहता है बल के प्रभाव से स्वतंत्र होता है और ऑप्शन डी कहता है शून्य होता है। देखिए स्टूडेंट्स, बल टॉपिक से एक क्वेश्चन आपके लिए पूछा जाएगा। अब हो सकता है एग्जामिनर आपसे पूछ ले कि बल का मात्रक बताओ, तो ये प्रश्न आप इजीली बता सकते हैं कि बल का मात्रक तो जी न्यूटन है और ये आपको लूसेंट में बहुत ही इजीली मिल भी जाएंगे। लेकिन अगर एग्जामिनर को एग्जाम का लेवल अप करना होगा तो वो कुछ इस तरीके के प्रश्न पूछेंगे और इस तरीके के प्रश्न में होते हैं लॉजिक, और लॉजिक को समझने के लिए आपको पूरे टॉपिक को डिटेल में एनालिसिस करना होता है, तभी आप ऐसे प्रश्नों को हैंडल कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो 17 क्वेश्चंस भी बहुत ही बेहतरीन प्रश्न हैं और आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश एग्जामिनर ने यहाँ पर किया है। अगर आप बातों को समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत ही आसान है। देखिए यहाँ पर बोला गया है कि किसी असंतुलित बल द्वारा, यानी कि बल के द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण, यानी त्वरण क्या होगा? तो आपने ऑब्वियसली पढ़ा होगा कि बल बराबर होता है, यानी बल F बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुना त्वरण। तो आपको पता है कि बल अगर ज्यादा होगा बल का मान तो त्वरण भी ज्यादा होगा, और अगर त्वरण का मान ज्यादा होगा तो बल भी ज्यादा होगा। यानी कि अगर हम बात करें तो बल और त्वरण डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर हम इसमें से किसी एक की वैल्यू को बढ़ाएंगे तो दूसरा अपने आप बढ़ेगा, किसी एक को घटाएंगे तो दूसरा अपने आप घटेगा। ठीक, तो यहां पर बोला गया है कि किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण, तो बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक, ऑप्शन बी कहता है बल के अनुक्रमानुपाती होता है, बिल्कुल हो सकता है। यहाँ पर ऑप्शन डी कहा है शून्य होता है, तो ये भी नहीं हो सकता। और बल के प्रभाव से स्वतंत्र होता है, तो ये भी गलत बात है, क्योंकि अगर आप त्वरण बढ़ाएंगे तो बल बढ़ेगा, अगर आप बल बढ़ाएंगे तो त्वरण बढ़ेगा। तो सीधा सीधा क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर आपको असंतुलित बल लिख कर दिया है कि किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण, तो उत्पन्न त्वरण क्या होगा? बल के अनुक्रमानुपाती हो जाएगा। तो इसका मतलब इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चंस को भी आप समझ पाए होंगे और मेरे बताने से पहले ही आप इस क्वेश्चंस के राइट ऑप्शन तक इजीली पहुंच पाए होंगे, क्योंकि आपने कंटेंट को बहुत अच्छे से कवर किया होगा। और अगर नहीं किया है तो इसीलिए मैं आपको बार बार बताता हूं कि चीज़ों को आप समझने की कोशिश करें तो आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। अगर एग्जामिनर चाहेगा कि आपको वो 5 क्वेश्चन में ऐसे फंसाए कि आप मुश्किल से 2 या 3 क्वेश्चन में ही अटक जाए, तो वो कुछ इसी तरीके के प्रश्न को रखेगा। और अगर आप 5 में से 5 स्कोर फिजिक्स में करना चाहते हैं तो इसका मतलब ये समझिए कि आपको चीज़ों को डेप्थ से लेकर चलना होगा। चाहे आप SCRT की 6ठी 7वीं 8वीं की बुक पढ़ लीजिए या 9वीं 10वीं की पढ़ लीजिए साइंस की किताब, या 11th 12th की पढ़ लीजिए। देखिए यहाँ पर आपके सुपर टेट में जो सिलेबस लिखा गया है उसमें ये साफ साफ आपको बताया गया है कि जो प्रश्नों का स्तर होगा वो 12th तक का होगा। अब आप 12th की फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो की बुक पढ़ेंगे और 9 10th की साइंस की बुक पढ़ेंगे और 6ठी 7वीं 8वीं की सभी साइंस की किताबें पढ़ेंगे, तब जाके आप 10 में से 10 स्कोर कर पाएंगे। और अगर आप चीज़ों को सीक्वेंस वाइज देखेंगे, प्रॉपर एनालिसिस करके पढ़ेंगे, तो वो चीज़ें मैं आपके लिए इतना आसान बना सकता हूं कि जब आप एग्जाम में बैठेंगे या मॉक टेस्ट लगाएंगे तब आपको रियलाइज़ होगा कि मैं आपको किस तरीके से कंटेंट देता हूं। स्टूडेंट्स, एक बात और कहना चाहूँगा यहाँ पर कि आप लोग ये सोचते होंगे कि सर रेगुलर क्लासेस क्यों नहीं ले पाते रेगुलर। देखिए तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं रेगुलर क्लासेस नहीं ले पा रहा था, लेकिन इससे पहले मैं रेगुलर आपको पर डे क्लास दे रहा था। आने वाले कुछ दिनों के अंदर अंदर आपको फिर से उसी रेगुलर वे में क्लासेस मिलते रहेंगे। लेकिन इन सभी चीज़ों को करने के लिए स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा रिसर्च करना होता है, ये भी देखना होता है कि मैं आपको कोई फालतू चीज़ें ना करा दूँ जो आपके एग्जाम सिलेबस से बाहर हो। क्योंकि देखिए यहाँ पर मेरा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ या वॉच टाइम का नहीं है, मैं चाहता हूँ कि आपकी सफलता में मेरा भी थोड़ा बहुत योगदान रहे, इसीलिए मैं क्लासेस देता हूं। वरना अगर मैं क्लासेस देना चाहूँगा तो मैं रेगुलर 2 से 3 घंटे की क्लासेस भी ले सकता हूं, लाइव क्लासेस भी ले सकता हूं। बट मेरा उद्देश्य ये होता है कि आपको सुपर टेट में 14 सब्जेक्ट पढ़ने हैं और 14 के 14 सब्जेक्ट्स में आप महारत हासिल करेंगे ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसलिए थोड़ा बहुत मैं कुछ सब्जेक्ट्स आपके लिए इतना आसान लेकर आऊँ ताकि आपको इसी तरीके से 6ठी से लेकर 12वीं तक पढ़ने ना पड़े और चीज़ें आपको एक व्यवस्थित क्रम में मिल जाए। देखिए जो बल टॉपिक है, लगभग मैंने इस बल टॉपिक को आपको 7 से 8 क्लासेस में ख़त्म कराए हैं। देखिए 7 से 8 क्लासेस में बहुत ही सिलेक्टेड चीज़ें आपको मैंने बताएं। अगर आप बल को पढ़ेंगे और 6ठी से लेकर 12वीं तक लेवल को लेकर जाएंगे तो हो सकता है कि आपके 2 महीने भी कम पड़ सकते हैं। देखिए अभी मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की, अभी मैंने 57 मिनट का एक वीडियो अपलोड किया जो लास्ट में था बल टॉपिक पर भी, जिसमें मैंने अभिकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल, उत्प्लावन बल और बल आघूर्ण
बताया है, तो उस वीडियो की जो लेंथ है वो 57 मिनट है और उस वीडियो में व्यूज़ बहुत कम हैं। इसका मतलब ये है कि आप जैसे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने उस लेंदी वीडियो को देखकर ये सोचा होगा कि इतना लेंदी वीडियो हम कैसे करेंगे। देखिए, उस 57 मिनट के वीडियोस को बनाने के लिए, उसको रिसर्च करने के लिए मुझे कम से कम ना हो तो 10 से 12 घंटे लगे होंगे, जब जाके मैं उस कंटेंट को तैयार कर पाया हूँ। अगर मैं आपको सीधा सीधा किसी भी बुक का फ़ोटो खींचकर मैं आपके सामने 10 मिनट या 12 मिनट में बोल दूँ, तो मुझे नहीं लगता वो कार्य कोई भी कर सकता। आप खुद भी उस किताब को खरीद कर उसे पढ़ सकते हैं। बट मैं चाहता हूँ कि अगर आप मेरे पास कुछ चीज़ें लेने के लिए आ रहे हैं या मेरे को आप फॉलो कर रहे हैं, तो मैं आपको ऐसी चीज़ें दूँ जो हर मार्केट में अवेलेबल ना हो। और उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा रिसर्च करना होता है, आपके सिलेबस को एनालिसिस करना होता है, कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कितना कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मैं आपको दे सकूँ। यही मेरी कोशिश रहती है। उम्मीद करूंगा कि आप मेरी बातों को समझ रहे हैं और मैं आपके लिए जो कार्य कर रहा हूं उस चीज़ को भी आप समझ पा रहे हैं। अगर आप इस चीज़ को समझ जाएंगे और आप सिर्फ उनको अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, तो ना तो आपको छठी की बुक पढ़ने की ज़रूरत है और ना ही 12th की बुक पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि जो आपके सिलेबस में, जो आपके सुपर टेट एग्जाम्स में 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वो 10 क्वेश्चंस इन्हीं कंटेंट से होगा। वो वही बच्चा बताएगा जो मुझे शुरू से फॉलो करेगा, और जब वो एग्ज़ाम में बैठेगा तो उसे रियलाइज़ होगा कि मैंने उसको किस हिसाब से कंटेंट दिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे कहता है स्टूडेंट्स, जड़त्व का नियम किस नियम पर कार्य करता है। देखिए, सिंपल प्रश्न आपसे पूछा है कि जड़त्व का नियम किस नियम पर कार्य करता है, नहीं वो कौन सा नियम है जो जड़त्व का नियम है। ऑप्शन ए कहता है न्यूटन की गति का प्रथम नियम, ऑप्शन बी कहता है न्यूटन की गति का द्वितीय नियम, ऑप्शन सी कहता है न्यूटन की गति का प्रथम नियम, और ऑप्शन डी कहता है ये सभी। स्टूडेंट थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, यहाँ पर हो जाएगा आपका तृतीय, यानी कि ये न्यूटन की गति का तृतीय नियम, यानी कि पहला नियम आपका ए है, दूसरा नियम बी है और सी जो है वो तीसरा नियम है। थोड़ा सा इसमें टाइपिंग एरर है। तो जड़त्व का नियम किस नियम पर कार्य करता है, और ऑप्शन डी कहता है ये सभी। तो आपको बताना है कि जड़त्व का नियम किस नियम पर कार्य करता है। अगर स्टूडेंट्स आपने मोशन चैप्टर को पढ़ा होगा तो उसमें मैंने न्यूटन के गति के तीनों नियम बताए हैं, और उसमें मैंने आपको फर्स्ट नियम में बताया था कि ये बल की परिभाषा को रिप्रेजेंट करता है, यानी न्यूटन साहब ने जो बल की परिभाषा दी है वो न्यूटन के गति के प्रथम नियम में है, और इस नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है और इस नियम को गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। ये सभी पॉइंट्स आपको मैंने बता रखे हैं। तो वहीं से क्वेश्चंस पूछा गया है कि जड़त्व का नियम किस नियम पर कार्य करता है। तो जड़त्व का जो नियम है वो न्यूटन के गति के प्रथम नियम पर कार्य करता है, मतलब इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूं कि आप भी इस क्वेश्चन के राइट ऑप्शन तक इजीली पहुंच पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 19 आपसे कहता है कि यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते तो जी का मान। देखिए, यदि हम भूमध्य रेखा यानी विषुवत रेखा से अगर हम ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होता है। जी का मान बढ़ता है या घटता है या वही बना रहता है या 45 डिग्री अक्षांश तक घटता है। स्टूडेंट, जी के मान को भी मैंने आपको डिटेल में बताया है। उम्मीद करूंगा कि आप भी क्वेश्चन के राइट ऑप्शन तक इजीली पहुंच पाए होंगे जैसे आपने इस क्वेश्चन को देखा होगा, क्योंकि आपको पता है कि जी के मान को समझाने के लिए मैंने आपको कंटेंट के दौरान पृथ्वी का स्ट्रक्चर बना के दिखाया था। कुछ इस तरीके से होता है, मतलब ये आपका साउथ पोल होता है यानी SP जिसे हम कहते हैं, ये आपका नॉर्थ पोल होता है यानी कि जिसे हम NP कहते हैं, और आपको पता है 0 डिग्री अक्षांश रेखा को हम कहते हैं विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। तो जैसे जैसे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपकी त्रिज्या ज्यादा होगी और ध्रुव पर त्रिज्या कम होगी। तो जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे तो आपको पता है जहां पर त्रिज्या ज्यादा है वहां पर जी का मान कम होगा, और जहां पर त्रिज्या कम है वहां पर जी का मान ज्यादा होगा। तो जब आप भूमध्य रेखा से ध्रुव पर जाएंगे तो ध्रुव पर जाते जाते आपकी त्रिज्या कम हो जाएगी। तो अगर त्रिज्या कम हो जाएगी तो इसका मतलब जी का मान वहां बढ़ जाएगा। इसका मतलब इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका ऑप्शन नंबर ए। स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपसे एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं, और उन प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको उसके मैकेनिज्म को समझना जरूरी होता है, जो कि मैंने आपको कंटेंट में बहुत अच्छे से कवर कराया है। उम्मीद करता हूं कि कंटेंट वाले पोर्शंस में आपने जब जी के मान को पढ़ा होगा तो सभी चीजें आपको क्लियर हो गए होंगे। इसमें यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि पृथ्वी के केंद्र में जी का मान कितना होता है, वो भी मैंने बता रखा है आपको। बाहर जाने पर जी के मान में क्या परिवर्तन होता है, अंदर जाने पर जी के मान में क्या परिवर्तन होता है, सतह पर जी के मान में किस तरीके से परिवर्तन होता है, सभी चीजें उसमें मैंने बता रखे हैं। अब देखिए, क्वेश्चंस आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेंगे। तो इसीलिए स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, और अगर आप कॉन्सेप्ट को समझते हैं तो चीजें आपके लिए बहुत आसान हो जाती हैं।
उम्मीद करता हूं कि आप इस क्वेश्चन के राइट ऑप्शन तक इजीली पहुंच पाए होंगे और आप रियलाइज कर पा रहे होंगे कि जो कंटेंट मैंने आपको दिया है फोर्स टॉपिक के अंतर्गत वो आपके लिए कितना हेल्पफुल है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 20 आपसे कहता है कि कोई पिंड तब तक विराम अवस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है। यह कथन किसका है? देखिए, कोई पिंड तब तक विराम अवस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता, यानी जब तक उस पर आप कोई बाहर से फोर्स नहीं लगाएंगे तो वो वस्तु वहीं का वहीं बना रहेगा, यानी विराम अवस्था में ही रहेगा। यह कथन किसका है ये आपसे पूछा गया, यानी कि ये स्टेटमेंट किसका है? ऑप्शन ए कहता है न्यूटन का है, ऑप्शन बी कहता है आइंस्टीन का है, ऑप्शन सी कहता है आर्किमिडीज का है और ऑप्शन डी कहता है गैलीलियो का। तो आपको बताना है कि ये कथन किसका है। अगर आपने कंटेंट को बहुत अच्छे से कवर किया होगा तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के राइट ऑप्शन तक आप इजीली पहुंच पाए होंगे। आइंस्टीन ने इस बारे में कुछ नहीं बताया और हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो ज़्यादा रटने की वजह से आर्किमिडीज को भी उन्होंने देखा है, कहीं ना कहीं पढ़ा है, आइंस्टीन को भी उन्होंने पढ़ा है, गैलीलियो को भी पढ़ा है और न्यूटन को भी पढ़ा है, तो कंफ्यूज हो रहे होंगे कि कौन सा इसका सही स्टेटमेंट है। बट अगर आपने बल की परिभाषा को बहुत अच्छे से देखा होगा जिसमें मैंने न्यूटन साहब के बारे में बताया है, इसीलिए बल की खोज न्यूटन साहब ने की है ऐसा माना जाता है और इसीलिए ही बल का मात्रक न्यूटन, यानी कि उनको श्रद्धांजलि देने के लिए किया जाता है। तो ये सभी चीज़ें मैंने कंटेंट वाले पोर्शंस में आपको बता रखा है कि स्टेटमेंट आपके न्यूटन साहब का है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका ऑप्शन नंबर ए। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से भी आपसे कथन से रिलेटेड एग्जाम्स में ऑप्शंस रखकर आपको कंफ्यूज किया जा सकता है। मेरा उद्देश्य सिर्फ ये है कि आप कंफ्यूज ना हो, आप चीज़ों को कॉन्सेप्चुअल वेज में पढ़ें और चीज़ों को समझकर उस क्वेश्चन के राइट ऑप्शन तक पहुंचें। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 21 आपसे कहता है भारहीनता होती है, यानी कि भारहीनता कब होती है? ऑप्शन ए कहता है गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति में, ऑप्शन बी कहता है जब गुरुत्वाकर्षण घटता है, ऑप्शन सी कहता है निर्बाध की स्थिति में और ऑप्शन डी कहता है उपरोक्त सभी। तो आपको बताना है कि भारहीनता होती है, तो भारहीनता कब होती है? तो स्टूडेंट्स भारहीनता मतलब भार में कभी कभी आपको कमी महसूस होता है, यानी कभी भारहीनता की स्थिति कब ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल बिल्कुल भी आपका कोई वजन नहीं है, मतलब आपका भार नहीं है। तो ये किस केस में होता है? देखिए ऑप्शन ए कहता है गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति में। जब आप गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति में आ जाते हैं तब आपको भारहीनता का अनुभव होता है, क्योंकि जब गुरुत्वाकर्षण घटता है तब आपको भार में कमी दिखाई देगी। निर्वात की स्थिति में भी भार होता है, क्योंकि आपको पता है भार बराबर होता है, यानी W बराबर होता है M इंटू जी। निर्वात में G का मान कम होता है लेकिन द्रव्यमान हर एक प्लेनेट पर सेम होता है, तो इसके लिए निर्वात में भी आपको भार का अनुभव होता है। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी भी इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि जब गुरुत्वाकर्षण घटता है तो भार में कमी आती है और निर्वात की स्थिति में भी भार होता है, तो इसलिए ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति, मतलब जब गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जब आपको शून्य महसूस होगा तो उस दौरान आपको लगेगा कि आपका कोई भी भार नहीं है या आपके भार में कमी हो रही है, तो उस केस को हम कहते हैं भारहीनता। तो भारहीनता कब होती है? जब गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति होती है। उम्मीद करता हूं कि आप भी क्वेश्चंस के राइट ऑप्शन तक इजीली पहुंच पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 22 आपसे कहता है कि किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसके संवेग में क्या परिवर्तन होता है? देखिए अगर आप किसी गतिशील पिंड का वेग आधा कर देंगे, यानी कि अगर आप इसके वेग को हाफ कर देंगे तो उसके संवेग में क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपसे पूछा गया है। तो आपको पता है कि संवेग यानी संवेग बराबर होता है आपका द्रव्यमान गुना वेग। तो अगर आप यहाँ पर द्रव्यमान तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर वेग को आप आधा कर देंगे तो कहीं ना कहीं संवेग इसके क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो अगर आप वेग को आधा करेंगे तो संवेग भी आधा हो जाएगा, अगर आप वेग को डबल करेंगे तो संवेग भी आपका डबल हो जाएगा। तो देखिए यहीं से आपसे क्वेश्चन बनाया गया है कि उसके संवेग में क्या परिवर्तन होगा। ऑप्शन ए कहता है आधा होगा, ऑप्शन बी कहता है 2 गुना होगा, ऑप्शन सी कहता है 3 गुना होगा और ऑप्शन डी कहता है अपरिवर्तित। स्टूडेंट्स ये वही प्रश्न है जिसके लिए आपको कॉन्सेप्ट को डिटेल में पढ़ना होगा। अगर आप ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे तो ऐसे प्रश्नों का आप कभी भी जवाब नहीं दे सकते। और आप समझ पा रहे होंगे कि संवेग से रिलेटेड जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं वो कहीं ना कहीं लॉजिकल है, और लॉजिकल चीज़ों का आंसर आप तभी दे सकते हैं जब आप उसको डिटेल में एनालिसिस करते हैं, डिटेल में पढ़ते हैं। तो सिंपल सा प्रश्न है कि अगर हम वेग को आधा कर देंगे तो संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुना वेग। अगर वेग का मान यहाँ आधा हो जाएगा तो संवेग का मान भी कहीं ना कहीं आधा हो जाएगा, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका ऑप्शन नंबर ए।
चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 23 आपसे कहता है कि कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है तो वह बाहर की ओर झुकता है। ऑप्शन बी कहता है अंदर की ओर झुकता है। ऑप्शन सी कहता है आगे की ओर झुकता है और ऑप्शन डी कहता है बिल्कुल नहीं झुकता है। तो आपको बताना है कि अगर कोई साइकिल सवार मोड़ पर घूमता है यानी मोड़ में घूमता है तो वो क्या करता है, क्या वो बाहर की ओर झुकता है या क्या वो अंदर की ओर झुकता है या क्या वो आगे की ओर झुकता है या बिल्कुल नहीं झुकता। तो आपको बताना है कि यहाँ पर क्या हो सकता है, कौन सा ऑप्शन आपके हिसाब से बेटर है। तो स्टूडेंट्स अभिकेंद्रीय बल के दौरान मैंने आपको बता रखा है कि जब आप अभिकेंद्रीय बल कब लगता है कि जब आप किसी मोड़ पर झुकते हैं या मुड़ते हैं तो आप अपनी बॉडी को उस मोड़ के केंद्र में झुका लेते हैं यानी कि उस तरफ उस दिशा में अंदर की ओर झुक जाते हैं। तो वहां पर इसी वजह से अभिकेंद्रीय बल कार्य करता है। तो सेम प्रश्न वहीं से पूछा गया है और अगर आपने ये कभी फील नहीं किया तो आप ध्यान रखेंगे कि जब आप किसी साइकिल को लेकर किसी मोड़ पर घूमते हैं या बाइक को लेकर मोड़ पर घूमते हैं तो कहीं ना कहीं आप मोड़ के केंद्र की ओर जिस तरफ आप मुड़ते हैं उस दिशा में अंदर की ओर झुक जाते हैं यानी आपकी बॉडी अपने आप झुकती है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका ऑप्शन नंबर बी और अंदर की ओर झुकती है और इसीलिए यहाँ पर जो बल कार्य करता है इसीलिए उसको हम अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप भी इस क्वेश्चन के राइट ऑप्शन तक इजीली पहुंच पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे कहता है स्टूडेंट्स की पृथ्वी का पलायन वेग है। देखिए फैक्चुअल प्रश्न है, पलायन वेग का मान आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए कहता है 15 किलोमीटर पर सेकंड, ऑप्शन बी कहता है 21.1 किलोमीटर पर सेकंड, ऑप्शन सी कहता है 7 किलोमीटर पर सेकंड और ऑप्शन डी कहता है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। तो मैंने आपको बता रखा है कि पलायन वेग यानी कि जिसको हम एस्केप वेलोसिटी कहते हैं यानी एस्केप वेलोसिटी पलायन वेग को कहते हैं और इसके लिए हम रिप्रेजेंट करते हैं वीई यानी एस्केप वेलोसिटी और इसका जो मान होता है वो लगभग 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है। और ये सभी चीज़ें मैंने कंटेंट के दौरान आपको बता रखा है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका ऑप्शन नंबर डी कि पृथ्वी का जो पलायन वेग है वो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है। लेकिन अगर चंद्रमा पर मैं आपसे पलायन वेग पूछूं तो आपको बताना है 2.4 किलोमीटर पर सेकंड। तो 2.4 किलोमीटर पर सेकंड आपके चंद्रमा पर है और 11.2 किलोमीटर पर सेकंड आपके पृथ्वी पर है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया पृथ्वी का पलायन वेग, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करता हूँ कि आप भी इस क्वेश्चन के राइट ऑप्शन तक इजीली पहुँच पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे कहता है स्टूडेंट्स कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। देखिए रॉकेट जो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है ये आपसे पूछा गया। ऑप्शन ए कहता है ऊर्जा संरक्षण के नियम पर, ऑप्शन बी कहता है संवेग संरक्षण के नियम पर, ऑप्शन सी कहता है द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर और ऑप्शन डी कहता है आवेश संरक्षण के नियम पर। तो आपको बताना है कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। अगर आपने कंटेंट को बहुत अच्छे से कवर किया होगा तो आप इजीली बता सकते हैं कि जो रॉकेट है वो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी संवेग संरक्षण के नियम पर। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 26 आपसे कहता है कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया। देखिए गुरुत्व आकर्षण यानी कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इसके सार्वभौमिक नियम किसने प्रतिपादित किया यानी कि इसका जनक कौन है ये आपसे पूछा गया। ऑप्शन ए कहता है न्यूटन, ऑप्शन बी कहता है गैलीलियो, ऑप्शन सी कहता है कोपरनिक्स और ऑप्शन डी कहता है आइंस्टीन। तो आपको बताना है कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन यानी कि हर जगह पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है इसके बारे में बताने वाले कौन थे। तो इजीली आप बता सकते हैं। ऐसे प्रश्न अगर आपके सुपरटेट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं तो मोस्टली स्टूडेंट्स राइट करेंगे, लेकिन अगर डेप्थ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो वहां पर आप तभी कर पाएंगे जब आप उसकी डिटेल नॉलेज रखेंगे। तो गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशंस के बारे में बताने वाले, जी के बारे में बताने वाले न्यूटन साहब है। इसीलिए न्यूटन साहब को भौतिक विज्ञान का जनक माना जाता है क्योंकि जो खोज उन्होंने की है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए उनको जो है फिजिक्स का जनक भी माना जाता है। तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन आपके न्यूटन साहब के द्वारा किया गया है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 27 आपसे कहता है कि एक चालक अपनी कार को पहले 1.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की दर से त्वरित करता है यानी कि त्वरण है 1.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फिर 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, थोड़ा सा टाइपिंग एरर है स्टूडेंट्स,
1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की दर से त्वरित करता है, यानी कि ये दूसरा त्वरण है। तो आगे उसने पूछा है कि इंजन द्वारा आरोपित बलों का अनुपात क्या होगा, यानी कि यहाँ पर बल का अनुपात आपसे पूछा गया है। तो कहने का मतलब ये है, मान लीजिए आपको पता है F बराबर होता है m इंटू ए, आपने बल बराबर पढ़ा है द्रव्यमान गुना त्वरण। तो अगर आप F1 बराबर देखेंगे तो m इंटू में हो जाएगा a1। तो यहाँ पर त्वरण अलग अलग है, लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि एक चालक अपनी कार, तो कार एक बार तो उसका वे त्वरण 1.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था, दूसरे टाइम जो है वो 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कार तो सेम है स्टूडेंट्स, इसीलिए m जो है वो सेम होगा। तो अगर हम बात करें F1 अपॉन में अगर मैं F2 ले जाऊं तो यहाँ पर भी हो जाएगा आपका, कार तो द्रव्यमान उसका सेम है, m ही है, लेकिन ये हो जाएगा आपका a2। तो m से तो m कट जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा F1 अपॉन F2 का जो अनुपात होगा वो A1 अपॉन A2। तो अगर मैं त्वरण बात करूं, पहले कितना था 1.8 था और बाद में कितना था 1.2 था। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है अनुपात। तो यहाँ पर देखिए पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के बाद एक डिजिट है, नीचे भी पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया। अब आपको पता है 6 से कटेगा, 6 तिया 18 और 6 दूनी 12। तो इसका मतलब F1 अपॉन F2 आ जाएगा 3/2, और 3/2 का मतलब अगर आप उसे अनुपात में देखेंगे तो 3 अनुपात हो जाएगा आपका 2। तो इसका मतलब जो इंजन द्वारा आरोपित बलों का अनुपात होगा, ऑप्शन 4:1 बिल्कुल नहीं हो सकता, ऑप्शन बी है 2:3 बिल्कुल नहीं हो सकता, ऑप्शन सी 1:4 बिल्कुल नहीं हो सकता, ऑप्शन डी है 3:2, मतलब राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर डी। स्टूडेंट्स, इस तरीके से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं जो कि बहुत ही आसान लेवल का है। उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चन को देखने के साथ साथ आप पहले राउंड में ही इस क्वेश्चन के राइट ऑप्शन तक पहुंच पाए होंगे, क्योंकि आपने कंटेंट को बहुत अच्छे से कवर किया होगा। अगर आपने कंटेंट को बहुत अच्छे से कवर किया है तो मैंने कंटेंट के दौरान आपको बताया कि जो न्यूमेरिकल फिजिक्स में पूछे जाते हैं वो बहुत ही सामान्य लेवल के होते हैं, बट बात यह है कि हमें वो प्रश्न ज़्यादा कठिन इसीलिए लगता है क्योंकि हम उसको प्रॉपर रूप से डिटेल में नहीं पढ़ते। ऊपर ऊपर से जब आप रट कर पढ़ेंगे तो आपको पता है, आप एक शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं और आपने पढ़ा होगा कि एनसीएफ 2000 आपको रटने के लिए मना करते हैं। एनसीएफ 2005 में बना था, तभी से रटना मना है, लेकिन 2005 से अब तक आप हमेशा रटते आए हैं। जब एक शिक्षक रटेगा तो आने वाले जीवन में जो बच्चे होंगे उनके, वो कैसी शिक्षा दे सकते हैं आप समझ सकते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि आप चीज़ों को समझें, जितना ज़्यादा उसे व्यावहारिक जोड़ने की कोशिश करेंगे उतना ही आसान होगा और चीज़ें आपको लंबे समय तक ध्यान रहेंगे। यही कोशिश जब शिक्षक में होंगे तो शिक्षक बच्चों को भी बेहतर मार्गदर्शन दे पाएंगे। उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चन के राइट ऑप्शन तक आप मेरे बताने से पहले ही पहुंच पाए होंगे, क्योंकि आपने कंटेंट को बहुत अच्छे से कवर किया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 28 आपसे कहता है कि भू स्थिर उपग्रह यानी कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का आवर्तकाल होता है। ये सभी चीजें मैंने कंटेंट के दौरान आपको बता रखा है कि भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल यानी कि टाइम पीरियड कितना होता है। ऑप्शन ए कहता है 9 घंटे, ऑप्शन बी कहता है 12 घंटे, ऑप्शन सी कहता है 24 घंटे और ऑप्शन डी कहता है 28 घंटे। तो देखिए, जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स होते हैं ये लगभग आपकी पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर के डिस्टेंस पर ऊपर 8 किलोमीटर पर सेकंड के वेग से, यानी कि 8 किलोमीटर पर सेकंड के वेग को स्टूडेंट्स हम कहते हैं कक्षीय वेग। अभी आपने क्वेश्चन देखा होगा प्लायन वेग का मान होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड और कक्षीय वेग का जो मान है वो होता है 8 किलोमीटर पर सेकंड। तो अगर आप किसी भी पिंड को 8 किलोमीटर पर सेकंड के वेग से आप भेजते हैं तो वो पृथ्वी के ऊपर यानी कि लगभग पृथ्वी की सतह से 36,000 किलोमीटर ऊपर वो एक कक्षा में परिक्रमा करेगा। ठीक है, तो उसी को ही हम कक्षीय वेग कहते हैं और उसकी अगर आप पृथ्वी की सतह से डिस्टेंस हाइट देखेंगे तो लगभग 36,000 किलोमीटर होगा और उसका जो टाइम पीरियड होगा, आवर्तकाल होगा, वो होगा 24 घंटे का। ये सभी चीज़ें मैंने कंटेंट में आपको बता रखा है। तो भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल आपसे पूछा गया है तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 24 घंटे, यानी ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करता हूं कि आप भी क्वेश्चंस के राइट ऑप्शन तक इजीली पहुंच पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 29 आपसे कहता है कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है। ऑप्शन ए कहता है 1/5, ऑप्शन बी कहता है 1/4, ऑप्शन सी कहता है 1/6 और ऑप्शन डी कहता है 1/8। तो पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण है स्टूडेंट्स वो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण का 6 गुना है, यानी कि अगर आप चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण देखेंगे तो इसमें अगर आप 6 से गुना करेंगे तो वो आपके पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण हो जाएगा। लेकिन अगर आप पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की बात करेंगे चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से तो वो
1/6 होगा। और ये पॉइंट भी मैंने आपको कंटेंट के दौरान बता रखे हैं। और मैंने ये भी बताया है कि चंद्रमा पर वायुमंडल क्यों उपस्थित नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जी का मान कम है, क्योंकि पृथ्वी पर जो जी है उसका 1/6 चंद्रमा पर है। तो इसीलिए पृथ्वी पर पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है और चंद्रमा पर 2.4 किलोमीटर पर सेकंड है, जो कि गैसों की औसत गति से भी बहुत कम है। अगर गैसों की औसत गति आप देखेंगे तो 3 पॉइंट समथिंग किलोमीटर पर सेकंड होगा। इसी वजह से जब यहाँ पर आपका पलायन वेग का मान 2.4 है, यानी गैसों की औसत गति से भी कम है, इसी वजह से यहाँ पर जो वायु है वो चंद्रमा के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर निकल जाते हैं, पलायन कर जाते हैं। तो इसीलिए चंद्रमा पर वायुमंडल स्थित नहीं है। इन सभी चीज़ों के बारे में मैंने आपको डिटेल में बता रखा है। उम्मीद करता हूँ कि आपने उन सभी कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझा होगा। तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही आसान है। मतलब 29 क्वेश्चंस का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण जो है वो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण का 1/6 है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। और आज की क्लास का लास्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 30 में आपसे पूछा गया है कि किसी तुल्यकाली उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है। देखिए अभी अभी मैंने आपको बताया तुल्यकाली उपग्रह, यानी जिसको हम जियो स्टेशनरी या भू स्थिर उपग्रह भी कहा जाता है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, उसकी पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पूछा गया है। ऑप्शन ए कहता है 36,000 किलोमीटर, ऑप्शन बी कहता है 42,000 किलोमीटर, ऑप्शन सी कहता है 30,000 किलोमीटर और ऑप्शन डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो तुल्यकाली उपग्रह जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की जो ऊंचाई है वो पृथ्वी की सतह से 36,000 किलोमीटर की होती है और इसका आवर्तकाल 24 घंटे का होता है और ये 8 किलोमीटर पर सेकंड के कक्षीय वेग से चारों ओर परिक्रमा करते हैं। तो ये सभी पॉइंट्स मैंने आपको कंटेंट में पढ़ा रखा है और अभी भी मैंने आपको बताया है, उस हिसाब से इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूं कि आपने कंटेंट को बहुत अच्छे से कवर किया होगा और आपने इन प्रश्नों को सॉल्व किया होगा, तो आपको रियलाइज़ हुआ होगा कि कंटेंट आपके लिए कितना हेल्पफुल है और बल टॉपिक पर बेस्ड किस तरीके के प्रश्न एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और अगर सुपर टेट में इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप उन प्रश्नों के राइट ऑप्शन तक ईजिली पहुंच सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट्स आपके मन में हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके डाउट्स को क्लियर करूं और अपना स्कोर ज़रूर बताएं कि आज की क्लास में आपने जो 15 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं बल टॉपिक पर बेस्ड, उसमें आपके कितने क्वेश्चंस राइट हुए हैं और कितने क्वेश्चंस रॉन्ग हुए हैं। जो भी क्वेश्चन आपके रॉन्ग हुए होंगे उस टॉपिक को जाके दोबारा से रिवाइज करें और फिर नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के लिए तैयार रहें। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरीके के बेनिफिशियल वीडियो जब भी मैं आपके लिए बनाऊं तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।